अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ कंसेप्ट्स की बात की गई है। ठीक है, अलग अलग जो है हमारे इसमें कंसेप्ट है, जैसे आपका ये हो गया एक एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। तो 5-6 टाइप के हमारे जो है कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए। इन कंसेप्ट को एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट के ऊपर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले, तो इसीलिए ये लोग हमने क्वेश्चन यहाँ पे रख लिया। तो कौन कौन से टाइप के अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, तो 7-8 टाइप के कंसेप्ट उनको देखेंगे। पहला आता है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? इट इज अ कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन टू यू दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स। मतलब आप एक अलग एंटिटी हो, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो ए, और आपकी एक मान लीजिए दुकान है, उसका नाम आपने रखा एबीसी। तो वो दुकान अलग है, आप अलग हो, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों को सेम मानोगे तो जो दुकान का प्रॉफिट और लॉस आप एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपके अपने खर्चे दुकान के खर्चे में जुड़ जाएंगे और उसके हिसाब से आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी दुकान प्रॉफिट में है या लॉस में। तो इसीलिए आपको अपने आप को अलग रखना पड़ेगा, अपना हिसाब किताब अलग रखना पड़ेगा। और ये जो एबीसी आपकी जो दुकान है उसका हिसाब किताब अलग। मान लीजिए आप प्रमोटर है, आपने दुकान खोली है, आप 10,000 लेके दुकान में आए, 10,000 से आपने दुकान खोली, तो ये 10,000 इस एबीसी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। एबीसी के लिए ये 10,000 लाइबिलिटी है। भले ही आप उसके ऑनर है, बट एबीसी इसको ऐसे लाइबिलिटी लेगा, यानी जो 10,000 है वो आपको जो है पे करेगा। इस तरह से वो कंसिडर करेगा कि एबीसी आपने उधार के तौर पे एबीसी को दिए। इसी को बोला जाता है एंटिटी, यानी आप अलग है और आपकी जो बिजनेस है वो अलग है। आपकी बिजनेस एक लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और आप एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, इसी को बोला जाता है एंटिटी। बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। इट टेल्स यू दैट द बिजनेस ऑनर एंड द ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी। तो जो बिजनेस का ऑनर और जो बिजनेस है, दोनों के दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। और इसमें जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा, जो आपकी दुकान है, जो आपकी कंपनी है, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा। और द एंटिटी मस्ट प्रिपेयर इट्स ओन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड। तो जो एंटिटी आपकी जो बिजनेस है, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रही है तो उसको अपना हिसाब किताब, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बनानी पड़ेगी और उसी का हिसाब किताब अलग रखना पड़ेगा आपसे। वही होता है हमारा एंटिटी कंसेप्ट। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये दूसरा कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग का। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब हमें वही वाले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसको आप मनी की टर्म में एक्सप्लेन कर सको। इन सिंपल वर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट है, वहां पे जो आप एंट्री करोगे, सिर्फ पैसे के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन है उसी की आप एंट्री करोगे, और एंट्रीज आप नहीं करोगे। तो हर चीज को मनी की टर्म में आपको मेजर करना है और उसको अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है। वो होता है आपका मनी मेजरमेंट। मतलब जो भी आपकी एंट्री होगी वो मनी की टर्म्स में होगी और आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में उसको मेंशन करेंगे। तीसरा आता है आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। Periodicity concept state that the entity or the business needs to carry out the accounting for a definite period, usually the financial year. पीरियडिसिटी कंसेप्ट में ये बोलना चाहता है कि जो भी आप एंट्री करेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करेंगे। जैसे जनरली हर कोई अपनी बैलेंस शीट एक साल के लिए बनाता है, फाइनेंशियल ईयर ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का उसमें डेटा रहता है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप जो है अपनी अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे, अपने बिजनेस के डेटा को रखेंगे। वही आपका पीरियडिसिटी कंसेप्ट है। द पीरियड फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो वेरी कर सकता है, आप मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, या एनुअली भी बना सकते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफाई एनी चेंजेस अकरिंग। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कुछ चेंज अकर हुए तो उसको आप कंपेरिजन करके आइडिया लगा सकते हो। तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आपकी एंटिटी है या जो बिजनेस है, उसको अपनी अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनानी चाहिए। जनरली जो है फाइनेंशियल ईयर का रहता है, मतलब एक साल का रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट किस बारे में बात करता है? अकॉर्डिंग टू एक्रूअल अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस। अनदर वर्ड से समझते हैं, ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर्स, नॉट एज एंड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। तो जब भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई उसी टाइम पे आप उसकी एंट्री करेंगे। जब आपको कैश रिसीव हुआ या जब आपने कैश पेमेंट की तब नहीं। जैसी आपकी जो है कोई भी एंट्री हुई, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, वैसे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेमेंट आपको बाद में मिला, जैसे कोई दुकान आप उधार में सामान बेच रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन होगी बट पेमेंट जो है कैश आपको बाद में मिला, तो क्या आप जब कैश आएगा तब एंट्री करेंगे या जब आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है तब आप एंट्री करोगे? तो दुकानदार जैसे ही उसका सामान बिक गया प्रोडक्ट, वैसे ही वो एंट्री करेगा। वो इस चीज का वेट नहीं करेगा कि जब कैश मेरे को मिलेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, ऐसा नहीं है। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आपको पेमेंट, जब भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी आप एंटर करोगे, ना कि आप वेट करोगे कि कब कैश मेरे को मिला है, कब मैंने कैश पे किया तब मैं एंटर करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी ट्रांजेक्शन होगी वैसे आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? ये भी आपके पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट से जुड़ा होता है। ये जो एक्रूअल कंसेप्ट है और इससे पहले हमने ये देखा था ना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, तो इनसे जुड़ा हुआ होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। द मैचिंग कंसेप्ट स्टेट दैट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच रिवेन्यू हैज बीन कंसिडर्ड। तो जिस टेन्योर के लिए आपको रिवेन्यू कैलकुलेट करनी, कंसिडर करनी है, द एंटिटी नीड्स टू अकाउंट फॉर एक्सपेंस ओनली रिलेटेड टू दैट पीरियड। इट मीन्स दैट द एंटिटी हैज टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर द सेम पीरियड।
तो मैचिंग मतलब जब भी आपकी एक्सपेंडिचर हुआ या रिवेन्यू हुई तो उसको मेंशन करना है कि खर्चा यहाँ पे हुआ, इसका रिवेन्यू, तो उसको मैच करके उस से जो है इसकी एंट्री आपको उसमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको एज्यूम करना है कि आपका बिजनेस हमेशा चलेगा, अनंत काल के लिए चलेगा। तो आपको बुक ऑफ अकाउंट भी इसी तरह से मेंटेन करना है अपनी एंटिटी का कि बिजनेस जो है आपका हमेशा चलेगा, ईयर्स टू कम, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 5 साल या 10 साल के लिए बिजनेस चलेगा, उस हिसाब से आप एंट्री कीजिए। तो आप एज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है यही सोचता है ना कि जब तक मतलब अनंत काल तक चलेगा, तो वो ये नहीं सोचता मैं 10 साल के लिए बिजनेस करूंगा, इस तरह से कोई नहीं सोचता। तो वही बोल रहे हैं कि आप जो भी एंट्री कर रहे हैं बिजनेस में, जो भी आप मेंशन कर रहे हैं बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन रख रहे हैं, तो इस तरह से उसको मेंटेन कीजिए, इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो अनंत काल तक चले। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट एनी असेट दैट द एंटिटी रिकॉर्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस द एसेट एपल। तो जो कॉस्ट कंसेप्ट मतलब जो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुई उसी कॉस्ट की आपको एंट्री करनी चाहिए, जो आपको रेट मिला वही रेट आपको रियल में एंटर करना है, तो वही आपका कॉस्ट कंसेप्ट होता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये आपकी कॉस्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है। द रिलेशन कंसेप्ट स्टेट दैट द एंटिटी शुड रिकॉर्ड एन एसेट एट कॉस्ट until and unless the relations value of assets has been realized। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे ही आपने कोई मान लीजिए असेट्स बेचा और तब आपको कोई वैल्यू रियलाइज हुई तो उसकी एंट्री आप उसी टाइम पे करोगे। तो मतलब जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप उस असेट्स के जो भी आपने बेचा है, द रिलेशन कंसेप्ट स्टेट दैट एंटिटी शुड रिकॉर्ड एन असेट्स एट कॉस्ट until and unless the relations value of assets has been realized। तो जैसे ही आपको वैल्यू रियलाइज होती है वैसे आप इसकी एंट्री करोगे। और इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं एंटिटी विल रिकॉर्ड द रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट्स वंस द असेट्स हैज बीन सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एज अ केस। तो जैसे आपने असेट्स को बेच दिया या डिस्पोज हुआ तो वैसे आप उसकी एंट्री करोगे जैसे आपको उसका जो वैल्यू है रियलाइज इसमें हो जाता है। तो वो रियलाइजेशन कंसेप्ट है। लास्ट है ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। इसमें बोल रहा है कि हर चीज के दो साइड होते हैं, मतलब हर डेबिट एंट्री का एक क्रेडिट एंट्री होता है। किसी एक अकाउंट से आपके कुछ डेबिट हुआ तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होना चाहिए। तो वो ड्यूल एक्सपेक्ट मतलब हर चीज की आपको डबल एंट्री करनी है, डेबिट क्रेडिट इस तरह से आपको डबल एंट्रीज का करना चाहिए। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि एंटिटी नीड टू प्रिपेयर एंड मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन ए प्रूडेंट बेसिस। कंजर्वेटिव सेज दैट द एंटिटी हैज टू प्रोवाइड फॉर एनी एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंस। यानी अगर आपको कोई लॉस होने वाला है तो आपको उसको पहले से मेंशन करना है कि इस तरह का लॉस एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब तक आपकी रिवेन्यू नहीं हो जाएगी तब तक आप रिवेन्यू का एंट्री नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म बोलते हैं कि अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी एंट्री कीजिए कि हाँ इसकी जो है इतने तक का लॉस एक्सपेक्टेड है, उसको हमें मेंशन करना है। लेकिन अगर कोई रिवेन्यू होने वाला है तो जब तक रिवेन्यू ना हो जाए तब तक हम रिवेन्यू को पहले से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यानी लॉस के लिए तो आप तैयार रहिए। लॉस अगर हो सकता है एक्सपेक्टेड लॉस तो उसको आपको एंटर करना है। लेकिन अगर कोई रिवेन्यू होने वाला है, फ्यूचर में कोई रेट बढ़ने वाला है मान लीजिए जिससे आपको रिवेन्यू हो सकता है, तो जब तक वो रिवेन्यू ना हो जाए तब तक उसके बारे में मत एंटर कीजिए। लेकिन लॉस एक्सपेक्टेड है कि लॉस हो सकता है तो पहले से एंट्री कर लीजिए ताकि आप लोग पहले से जो है रेडी रहे। उसी को बोला था कंजर्वेटिज्म। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली टू अचीव द इंटेंशन ऑफ कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस पीरियड्स और फॉर दैट मैटर्स ऑफ मल्टीपल एंटिटीज। तो कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट वे में जो है एंट्रीज करनी है हमें, अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से बनानी है कि कंसिस्टेंट वे में आप उसी को इस्तेमाल करो ताकि बाद में अगर अलग अलग एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर मान लीजिए कंपेरिजन करना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ईजी रहे। तो कंसिस्टेंट वे में जो है इसकी एंट्री इस तरह से करनी है। लास्ट है इसका मेटरलिटी। Materiality concept explain that financial statement should follow all the items having a significant economical effect on the business। यानी आपको उन सभी आइटम्स की एंट्री करनी चाहिए जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बिजनेस की इकोनॉमिकल लाइफ में। लेकिन ऐसी ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो जिसको अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो उन आइटम्स की, अगर आप एंट्री कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला और आपके जो एफर्ट्स है उतने वर्थवाइल नहीं है। तो ऐसी आइटम्स जिनका आपके बिजनेस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला तो उनको इग्नोर कर दीजिए। और जो जो आइटम्स जिनका आपके बिजनेस पे इकोनॉमिकल अच्छा खासा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला तो वो सभी आपको मेंशन करने चाहिए। तो ये कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट थे और इसके ऊपर 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार ये आया है कि ये एंटिटी कंसेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन था। 2-3 नंबर के इसमें पूछे गए थे तो इसलिए हमने ये 10-12 कंसेप्ट को एक बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए शॉर्ट में कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं कि कौन कंसेप्ट किस बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका एंटिटी है। एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग, अलग अलग हिसाब किताब चलेगा। मनी मेजरमेंट बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में आपको मेंशन करना है। पीरियडिसिटी कंसेप्ट बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक टेन्योर है, जैसे आप जो स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं, जैसे क्वार्टरली रेडी कर रहे हैं या फिर मंथली आप अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं, ईयरली, जनरली जो है फाइनेंशियल ईयर एक साल की जो है स्टेटमेंट बनाई जाती है। एक्रुअल कंसेप्ट बोल रहा है
कि जो भी ट्रांजेक्शंस होगी उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और जब आपको कैश मतलब जैसी ट्रांजेक्शंस होगी वैसे में रिकॉर्ड करना है, ना कि जब कैश हमें मिलेगा या जब हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसी ट्रांजेक्शंस होगी वैसे में रिकॉर्ड करना है। मैचिंग कंसेप्ट बोल रहा है इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच रेवेन्यू हैज बीन कंसिडर्ड, मतलब जिस टाइम पे रेवेन्यू हुआ, जिस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस हुए, तो उसको मैचिंग वे में जो हमें इसको मेंशन करना है, जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंस हुआ उसी टेन्योर के लिए, तो वो हमें मेंशन करना चाहिए। गोइंग कंसर्न बोल रहा है कि जो भी हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें मान के चलना है हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट सारी की सारी चीजें बुक्स इस तरह से रेडी कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। गोइंग मतलब अनंत काल के लिए बिजनेस रहेगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, उस हिसाब से आपको अपनी बुक्स अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि कोई भी जो असेट्स है उसकी आपकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू है उसी वैल्यू में आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट आई है उसी कॉस्ट को आपको लिखना चाहिए। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि जैसे आपको असेट्स कुछ भी आपने मान लीजिए बेचा, कोई भी असेट्स डिस्पोज ऑफ किया, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको आपको मेंशन करना है जब तक वो बिक जाता है। ठीक है, जैसे ही बिक जाएगा उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू उसको आप मेंशन करेंगे। ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि हर एंट्री के दो पार्ट है, एक है डेबिट एक क्रेडिट, तो उस तरह से जो है एंट्री होगा। अगर आपकी अकाउंटिंग में कोई चीज डेबिट है तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड में भी कुछ ना कुछ एंट्री इसकी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। तो इसमें दो एंट्री की इसमें बात करता है, एक है डेबिट और दूसरी है क्रेडिट। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लॉस होने वाला है तो वो आपको नोटिस करना है, मेंशन करना है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में नहीं सोचना। तो लॉस की पहले से आपको एंट्री करके रखने की इतना एक्सपेक्टेड लॉस है ताकि आप उसके लिए रेडी हो सके। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट को जब तक आपको सच में प्रॉफिट ना हो जाए तब तक आप उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। वही आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। हमें अपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट वे में इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि बाद में अगर हमें कोई कंपेरिजन भी करना पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, मतलब जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल करें बार बार बदलिए मत, सेम टाइप की रखिए, ताकि बाद में अगर आप पहले के किसी डेटा से अपना अभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं या अलग अलग एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच कर रही है तो उनको जो है सही रिजल्ट मिले। लास्ट आता है आपका मेटरनिटी। मेटरनिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सारे आइटम्स होने चाहिए जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके बिजनेस में होगा। आपको वो वाले आइटम्स इग्नोर करने हैं जिसका कोई इम्पैक्ट आपके या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके बिजनेस में होने वाला है और आपके जो एफर्ट्स है वो ज़्यादा है, वो वर्थवाइल नहीं है। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग के मेन मेन कंसेप्ट इसमें हो गए। और कुछ यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैंने रखे हैं। आपका जो पार्ट 3 था उसमें मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरह से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने जो है रखे हुए हैं। यहाँ पे नहीं, आपको शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आएगा आपका 2-3 क्वेश्चन के बाद, तब हम इसको देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 10 और 16 में जो है कौन कौन से मेथड्स को डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये तीनों मेथड्स पे हमने जो है न्यूमेरिकल भी देखा था, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मोहन ने 5,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट किए फिक्स डिपॉजिट के लिए, ठीक है, एफडी की है, उसमें उसको 9.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हाउ मच इंटरेस्ट, तो 2 साल में वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेगा, तो ये सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी आर टी। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 5,000, रेट कितना 9.8%, टेन्योर कितना 2 ईयर्स, इसका परसेंट हटा के यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 5,000 को 9.8 को इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 980 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 980 रुपये का इसको 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, तो इसीलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी रखा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी था, एक ईएमआई के ऊपर भी था। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करके जाना चाहिए। ठीक है, ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी 1+r⁴n। फॉर्मूला है 3 है यहाँ पे। ईएमआई का फॉर्मूला होता है पी आर 1+r⁴n 1+r⁴n-1। ये हमारे ईएमआई का फॉर्मूला है। पी आपका कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया ईएमआई के लिए, कितना मतलब इन्वेस्ट आप पे कर रहे हैं, आपने कितना प्रिंसिपल लोन लिया है। ठीक है, पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितने का लोन मिला है, आर आपका इंटरेस्ट रेट, एन मतलब कितने टेन्योर के लिए आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ईएमआई मंथली होती है, इसलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथली में कन्वर्ट करना होगा। आपको अगर पर एनम दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 12% पर एनम है, तो इसको 12 से डिवाइड करके मंथली आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एन आपका टेन्योर मान लीजिए 10 साल दिया है, तो एन को भी आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 साल मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 120। इस तरह से आपका एन का वैल्यू भी आ जाएगा और आर का वैल्यू भी आएगा। तो उस तरह से जो आपको ईएमआई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है व्हेन बैंक हैव टू सबमिट अकाउंट बैलेंस शीट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिपोर्ट टू एसबीआई। तो बैंकों को आरबीआई को रिपोर्ट भेजनी होती है अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। तो कब बैंकों को रिपोर्ट भेजनी होती है, 3 कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर अंडर सेक्शन 29 टुगेदर। तो ये जो है ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ बैंकों को अपनी प्रॉफिट और लॉस जो है रिपोर्ट भेजनी होती है, और 3 कॉपीज रहती है उसकी।
उसको आरबीआई को भेजनी होती है विद इन 3 मंथ। तो टाइम क्या है, जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वार्टर कंप्लीट हुआ 31 मार्च को, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको आरबीआई को 3 कॉपीज भेजनी होती है। और अगर आरबीआई चाहे तो 3 मंथ तक इसको बाद में वो और भी इसका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज पैटी कैश बुक? पैटी कैश बुक क्या होता है? इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑफ पैटी एक्सपेंस। जो छोटे मोटे एक्सपेंस होता है उसके लिए इस कैश बुक को इस्तेमाल किया जाता है। विच आर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस लाइक पोस्टेज। पैटी मतलब बहुत छोटे छोटे खर्चे, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, पोस्टल चार्जेस, आपका कन्वेंस चार्जेस, रिफ्रेशमेंट चार्जेस। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रिफ्रेश मतलब जैसे टी बिस्किट, इन सब के जो चार्जेस है, तो वो आपके पैटी कैश बुक में एंटर किए जाते हैं। और जो पर्सन पैटी कैश बुक की एंट्री करता है तो उसको पैटी कैशियर बोलते हैं। एंड दीज स्मॉल एक्सपेंस आर टर्म्ड एज पैटी एक्सपेंस। तो ये जो छोटे मोटे एक्सपेंस है इसको हम बोलते हैं पैटी एक्सपेंस। एग्जाम्पल्स है इसके कुछ, जैसे हाँ, 1 मार्च को आपने 50 रुपये का क्या किया, 50 रुपये आपके पास कल के बचे थे तो उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किए। फिर उसी दिन क्या हुआ कि 200 रुपये दिए कोई छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए। फिर 25 रुपये आपने कुछ क्लीनिंग के लिए कोई लिक्विड स्टफ मंगाया तो उसके लिए 25 रुपये खर्च किए। वैन वॉश के लिए 20 रुपये खर्च किए। 15 रुपये अपने पेंसिल और पेन में खर्च किए। 35 रुपये अपने फ्यूल में खर्च किए। तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं वही पैटी कैश बुक बताते हैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने आपके एमसीक्यू में इसको रखा है, ये पिछले साल पूछा गया था। ऐसी AS7, हाँ ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया। हमने कहा था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन रखें। तो पार्ट जो 3 है आपका, उसमें मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर ट्रिक बताई कि किस तरह से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1 से लेके। तो वो पूरा ट्रिक्स आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ये आपका पिछले साल था कि AS7 क्या बताता है। तो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो रेवेन्यू हो रहे हैं, जो आपकी कॉस्ट लग रही है, तो उसके रिगार्डिंग किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो वो आपका AS7 में यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया जाता है। ऐसे AS10 में डेप्रिसिएशन के बारे में बात की जाती है। और AS3 स्टैंडर्ड 3 किसके बारे में बात करता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, कितना चेंज इन कैश हुआ, कैश इक्विवेलेंट कितना चेंज हुआ, तो उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली रेफर्ड एज प्रेफर्ड शेयर, यानी जो नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं उनसे इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी बंद हो गई, तो सबसे पहले इनका पेमेंट दिया जाएगा। एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो भी है इन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा विद डिविडेंड दैट आर पेड टू द शेयर होल्डर बिफोर कॉमन स्टॉक। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी पेमेंट की जाएगी डिविडेंड की, तो उससे पहले प्रेफरेंस वालों को की जाएगी। इफ कंपनी एंटर्स बैंकरप्ट, अगर कंपनी क्लोज होने जा रही है, बैंकरप्ट हो गई है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू पे पेड फ्रॉम कंपनी असेट्स बिफोर। तो जो नॉर्मल है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनसे पहले इनका हिस्सा दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों का, और पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यही होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज गोल्ड एंड सिल्वर? फाइनेंस के टर्म में गोल्ड और सिल्वर क्या बताता है? तो सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल बताता है, मतलब कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस है तो उसको सिल्वर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये काफी सस्ता होता है और ज्यादातर जो है टाइटली लिंक्ड विद द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। आपका जो सिल्वर स्टैंडर्ड है, सिल्वर जो है ये आपकी वॉलेटिलिटी को चिपर और आपकी इंडस्ट्री इकोनॉमी से ज्यादा लिंक रहता है। कौन सा? सिल्वर कंसेप्ट। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ज्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर आपके असेट्स को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को बेटर माना जाएगा। ये इतना वॉलेटाइल नहीं है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर में वॉलेटिलिटी काफ़ी मिलेगी और काफ़ी चीप भी है, काफ़ी सस्ता भी रहेगा ये वाला। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा, लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू सिल्वर। व्हाट इज एरर और कमीशन? इसको आप एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे। मनी दैट हैज बीन रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, एक कस्टमर से आपको पैसा मिला तो आपने इसको क्रेडिट किया। अकाउंट रिसीवल मतलब पेमेंट आ चुकी है तो वहां पे आपने क्रेडिट किया, बट टू द रॉन्ग कस्टमर, लेकिन कस्टमर ही चेंज हो गया, किसी दूसरे कस्टमर का आपने अकाउंट रिसीवल वाले में इसका एंट्री कर दिया। इसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन इज द एरर दैट अकर्स व्हेन ए बुक कीपर और अकाउंटेंट रिकॉर्ड अ डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट अकाउंट। अमाउंट सेम है, अकाउंट सेम है, लेकिन जो उसका सब्सिडरी अकाउंट है, जो लेजर है, मतलब जो कस्टमर है, कस्टमर बदल गया। अकाउंट का नाम भी सेम है, रिसीवर अकाउंट पे आपने एंट्री किया, अमाउंट सेम है, सब कुछ ठीक है, बट गलती कहाँ पे की आप लोगों ने कि जो पर्सन था वो पर्सन चेंज हो गया। मान लीजिए ए के वहां से पेमेंट आया और आपने बी के खाते में लिख लिया कि बी का पेमेंट रिसीव हो गया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। डेट टू इक्विटी रेशो क्या बताता है? कितने का आपका लोन है और आपकी इक्विटी कितने की है। तो कई बार ये न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, उसमें आपको डेप्ट गिवन होगा, इतने का लोन लिया, इक्विटी इतने की है, तो ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशो बताता है कितनी आपने डेप्ट ली हुई है एज कम्पेयर टू असेट्स और लिक्विडिटी। और कंपनी के टोटल डेप्ट को अगर हम उसके शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी कौन सा? ये शेयर होल्डर इक्विटी। तो कंपनी के अगर हम डेप्ट को उसकी इक्विटी से डिवाइड करें तो हमें डीई रेशो जो है मिल जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये भी एक बार पूछा गया था पिछले साल।
तो ये बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट और व्हाट इज प्रोसेसिंग कॉस्ट, दो क्वेश्चन यहाँ पे है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बताता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज रेफर टू द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी incurred टू प्रोड्यूस ए गुड्स और सर्विसेज अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस कीपिंग इन व्यू द प्रोडक्ट। जो भी मार्केट कंडीशन है उसको ध्यान में रखे, जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है, जो कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको लगेगी, तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर हम बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, सो इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज मास प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट सर्विसेज को आप एन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड आर कंज्यूम बाय ईच प्रोडक्ट। तो हर प्रोडक्ट के द्वारा इक्वल अमाउंट का जो है ओवरहेड, ये जो भी कॉस्ट लग रही है, जो भी रॉ मटेरियल है, तो हर मटेरियल का इक्वल माना जाएगा। Therefore, the cost associated with individual unit of output cannot be differentiated from one another and therefore the cost, यानी जो टोटल खर्चा सबका इक्वल इसमें माना जाता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है कि हर चीज़ का अलग अलग इसमें कॉस्ट रहेगा, जितना भी एक्सपेक्टेशन है उस कॉस्ट को आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा कि जितने भी आपने आइटम्स बनाए सभी का ऑलमोस्ट इक्वल प्राइस जो है कंसिडर किया जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है? जनरली तीन टाइप के, फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस टाइम एंड मटेरियल। फिक्स प्राइस क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है वो किसी भी फैक्टर पे, कि मटेरियल महंगा है, लेबर का कॉस्ट महंगा है, टाइम लगेगा, इस पे बिल्कुल मेंशन नहीं होता, सारा अमाउंट पहले से फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में बता देगा। जैसे आपको मान लीजिए घर बनवाना है, तो स्टार्टिंग में बता देगा कि घर बनाने का आपको 10 लाख खर्चा लगेगा। अब भले ही ईंटें महंगी होगी, सीमेंट महंगा हो गया या लेबर चार्ज बढ़ गए, तो उससे कोई मतलब नहीं, 10 लाख में वो आपको घर बना के देगा, तो उसको बोला जाता है फिक्स प्राइस। कॉस्ट प्लस में क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा, वो जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, जैसे मान लीजिए किस किस की कॉस्ट, जैसे लेबर कॉस्ट होगी, सीमेंट कॉस्ट होगी, तो उन सभी कॉस्ट को हमें लेना है और उसका एक फिक्स परसेंट हमें प्रॉफिट के तौर पे लेना है। जैसे मान लीजिए हमने बोला जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो लगेगा, प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट है 1% हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसमें से 20% का जो है एज ए प्रॉफिट हमें चाहिए, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्लस, यानी इसमें अमाउंट पहले से मेंशन नहीं है। तीसरा और लास्ट मेथड है टाइम एंड मटेरियल। दिस इज सिमिलर टू कॉस्ट प्लस, तो ये इसी की तरह है, जो हमने सेकंड मेथड देखा ये बिल्कुल उसी की तरह है। एक्सपेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड अ प्रॉफिट इनटू इट्स बिलिंग रेदर देन बीइंग गिवन ए स्पेसिफिक प्रॉफिट। तो क्या करता है, बिल में प्रॉफिट ऐड कर देता है अलग से। इसमें क्या कर रहा है, अलग से प्रॉफिट ले रहा है, उसमें जो अपना प्रॉफिट ऐड करके जो है बिल दे रहा है। इन दिस अरेंजमेंट ऑल्सो कस्टमर मे वेरीफाई ऑल द कॉस्ट इन डिटेल। तो कस्टमर क्या कर सकता है, अपनी सारी कॉस्ट को चेक कर सकता है, प्लस उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। मान लीजिए बिल बना है 10 लाख का, तो 11 लाख का बिल देगा, उसमें से 1 लाख इसका कॉस्ट रहेगा, तो वो है टाइम एंड मटेरियल। ये भी सेम है, बस फर्क इतना है ये कुछ परसेंट अपना लेता है, प्रॉफिट को एक अपना परसेंट फिक्स कर लेगा, तो इसी का नाम है कॉस्ट प्लस। जो भी कॉस्ट लगेगी प्लस कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए उसने बोला कि जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसमें 10% में एज अपना प्रॉफिट लूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। कॉस्ट आपकी 10 लाख लगी, 10 लाख का 10% कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख, तो 1 लाख वो अलग से ऐसे प्रॉफिट लेगा। इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल वही है, बस फर्क कितना है, जो बिलिंग बनाएगा आपको तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट, इसमें एक कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट परसेंट नहीं दे रहा, ये अपना जो प्रॉफिट है बिल में जोड़ के आपको दे रहा है, उसको बोला जाएगा टाइम एंड मटेरियल कॉस्टिंग। चलिए इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो गया।